नमो नमः। संस्कृत गायत्री के ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम समास तथा उसके भेद पढ़ेंगे। तो आज के क्लास में हम जानेंगे कि समास किसे कहते हैं, उसका उदाहरण क्या है और वो कितने प्रकार के हैं, और हर एक समास के उदाहरण के साथ और चित्र के साथ आज हम पढ़ेंगे। तो चलो बच्चों, शुरू करते हैं। सबसे पहले आप हमारे जो चैनल संस्कृत गायत्री के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबा देना। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलना। समास प्रकरणम। समसनं समासः अनेकस्य पदस्य एकपदी भवनम समासः। अनेक पदों के एकपदी भवनम मतलब अनेक पदों को मिलाकर अगर एक पद बनाया जाता है उसको समास कहते हैं। जैसे कि उदाहरण, राज्ञः पुत्रः। यहाँ पे दो पद है, राज्ञः पुत्रः, दोनों को मिलाकर एक पद बनाया गया है, राजपुत्रः। तो जहाँ पर अनेक पदों को मिलाकर एक पद बनाया जाता है वहाँ समास होता है, वह उसे समास कहते हैं। विद्या एव धनम, विद्याधनम। विद्या एव धनम में विद्या एव धनम तीन पद है, पर तीनों पदों को मिलाकर विद्याधनम एक पद हुआ, इसलिए अनेकस्य पदस्य एकपदी भवनम समासः। समसनं समासः मतलब समष्टि करना, मिला लेना, सारे पदों को, अनेक पदों को मिला लेने को, समष्टि कर देने को समास कहते हैं। समासे पूर्वत्र श्रीयमाणं पदम पूर्वपदम मिति उत्तरत्र श्रीयमाणं पदम उत्तरपदम इति च व्यवह्रियते। समास में पूर्व में सुनने वाले पद को कहते हैं पूर्व पद, और उत्तर में मतलब बाद में सुनने वाले पद को कहते हैं उत्तर पद। जैसे कि उदाहरणे यथा चोरात् भयम चोर भयम। इसमें चोर जो है वो पूर्व पद है और भयम जो है वो उत्तर पद है। पहले हमने चोर पद को सुना इसलिए चोर जो है पूर्व पद है, बाद में हमने भयम सुना, भयम, तो भयम होगा उत्तर पद। तो चोरात् भयम चोर भयम, एक समास में दो पद होते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद। जैसे कि यहाँ पर राजपुत्र में राज्य जो है वो पूर्व पद है, पुत्र जो है उत्तर पद है। विद्याधन में विद्या पूर्व पद है और धन उत्तर पद है। तो इसी प्रकार समास में पूर्वत्र श्रूयमाणं पदम, पहले सुनने वाले पद जो होते हैं उसको पूर्व पद कहते हैं, बाद में सुनने वाले जो पद होते हैं उसको उत्तर पद कहते हैं। उसके बाद विग्रह। विग्रह किसे कहते हैं? वृत्त्यार्थ बोधकम वाक्यम विग्रह। वृत्ति समासादि समासस्य अर्थं बोधयितुं यत् वाक्यम उच्यते तत् वाक्यम विग्रह इति व्यवह्रियते। वृत्त्यार्थ बोधकम वाक्यम विग्रह। वृत्ति शब्द का अर्थ होता है समासादि। समासों के अर्थबोधक वाक्य को विग्रह कहते हैं। जैसे कि समासस्य अर्थम बोधयितुम, समास के अर्थ को समझने के लिए, यत् वाक्यम उच्यते, जो वाक्य उच्चारण किया जाता है, वह जो वाक्य बोला जाता है या जो वाक्य लिखा जाता है, जिस समास के अर्थ को समझाने के लिए जो वाक्य का प्रयोग किया जाता है, तत् वाक्यम विग्रह इति व्यवह्रियते, उस वाक्य को विग्रह कहते हैं। जैसे कि उदाहरण में हम देखेंगे, यथा वृक्षमूलम इति समासः। अगर वृक्षमूल में समास है तो उसमें विग्रह क्या करेंगे ना, वृक्षस्य मूलम। वृक्षमूल शब्द का जो अर्थ क्या है हमें जानने के लिए पहले हमें इसको विग्रह करना पड़ेगा। विग्रह मतलब इसके अर्थ को समझने के लिए हमें इसको एक वाक्य में बनाना पड़ेगा, वाक्य बनाना पड़ेगा। जैसे कि वृक्षमूलम इति समासः, अगर इसको हम वाक्य बनाएंगे, वृक्षस्य मूलम, पेड़ के जो मूल होते हैं, जो जड़ होते हैं, उसको कहते हैं वृक्षमूलम, पेड़ के मूल को। तो वृक्षस्य मूलम, तो यहाँ पर वृक्षमूलम समास को समझाने के लिए वृक्षस्य मूलम वाक्य में जो प्रयोग किया गया है इसको विग्रह कहते हैं। समझ में आया? समास के अर्थ को समझने के लिए जो वाक्य प्रयोग किया जाता है उसको कहते हैं विग्रह। उसके बाद विग्रह द्विधा। जो विग्रह है वो द्वि प्रकार का है। स्वपद विग्रह। स्वपद विग्रह किसे कहते हैं ना, समास घटक पद सहितम वाक्यम स्वपद विग्रह।
समास घटक पद सहित जो वाक्य बनाया जाता है उसको स्वपद विग्रह कहते हैं। जैसे कि उदाहरण ग्रामगतः। यहाँ पर यह समझना है कि समास घटक पद सहितम वाक्य मतलब ग्रामगत जो शब्द है इस शब्द के अलावा यहाँ पर विग्रह में और कोई शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। ये समास का विग्रह बनाने के लिए बाहर से कोई भी शब्द नहीं लिया गया है, सिर्फ इस समास को ही वाक्य बनाया गया है। ग्रामगत को अगर विग्रह करेंगे तो ग्रामम गतः। समास घटक पद सहितम, समास के पदों के साथ जो वाक्य बनाया जाता है वाक्यम स्वपद विग्रह। फिर क्या है अस्वपद विग्रह। अस्वपद विग्रह किसे कहते हैं न समास घटक पद रहितम वाक्यम, समास घटक पद के अलावा जो वाक्य बनाया जाता है उसे अस्वपद विग्रह कहते हैं। मतलब समास के पद तो होंगे उसके साथ अन्य पदों को भी लिया जाता है। जैसे कि उपकृष्णम, इसको अगर विग्रह करेंगे तो कृष्णस्य समीपम उपकृष्णम। देखो उपकृष्णम में कहीं पर समीप नहीं है, यहाँ पर समीप है, तो इसलिए समास घटक पद रहितम, रहितम मतलब होता है बिना, उसके अलावा समास घटक के पद के अलावा अगर दूसरे पदों को जोड़कर वाक्य बनाया जाता है उसे कहते हैं अस्वपद विग्रह। तो विग्रह दो प्रकार के हैं, एक है स्वपद विग्रह, अस्वपद विग्रह। स्वपद विग्रह मतलब समास के पदों को लेकर विग्रह बनाना, अस्वपद विग्रह मतलब समास के पदों को लेकर ही तो बनाना, उसके साथ दूसरे पदों को जोड़कर भी बनाया जाता है। तो समझ में आ गया विग्रह किसे कहते हैं और विग्रह कितने प्रकार के हैं। उसके बाद हम देखेंगे समासार्थ। समास के अर्थ। समासे पूर्व पदम उत्तर पदम च भवत इत्युक्तम। समास में पूर्व पद होते हैं और उत्तर पद होते हैं। तत्र पूर्व पदस्य अपि अर्थः अस्ति, पूर्व पद के भी अर्थ होते हैं। उत्तर पदस्य अपि अर्थः अस्ति, उत्तर पद के भी अर्थ होते हैं। कदाचित पूर्व पदस्य, कदाचित उत्तर पदस्य, कदाचित अन्य पदस्य, कदाचित उभय पदस्य च प्राधान्यम भवति। कभी कभी पूर्व पद के, कभी कभी उत्तर पद के, कभी कभी अन्य पद के और कभी कभी दोनों ही पद के उभय पदस्य च प्राधान्यम भवति। प्राधान्यता दिखते हैं मतलब दिखाया जाता है कहाँ पे समास में। कभी कभी पूर्व पद में प्राधान्यता दिखता है, कभी कभी उत्तर पद में, कभी कभी अन्य पद में और कभी उभय पद में प्राधान्यता दिखता है। प्रायः उत्तर पद प्रधानः तत्पुरुषः। प्रायः उत्तर पद प्रधान, उत्तर पद जहाँ पर प्रधान होता है वो तत्पुरुष समास होता है। पूर्व पद मतलब जो पहले सुनाया जाता है, उत्तर पद मतलब जो बाद में सुनाया जाता है। उसके बाद प्रायः अन्य पद प्रधान बहुब्रीहि। पूर्व पद और उत्तर पद दोनों को छोड़कर कोई अन्य पद को जहाँ पे प्रधान किया जाता है उसको बहुब्रीहि समास कहते हैं। प्रायः उभय पद प्रधान द्वंद्व, अगर दोनों पद को प्रधान किया जाता है तो द्वंद्व समास होता है। प्रायः पूर्व पद प्रधान अव्ययीभाव, अगर पूर्व पद प्रधान होता है तो अव्ययीभाव, उत्तर पद प्रधान होता है तो तत्पुरुष, अन्य पद प्रधान होता है तो बहुब्रीहि और उभय पद प्रधान होता है तो द्वंद्व समास होता है। इसका हम एक एक करके जब समझेंगे तब इसको अच्छे से समझ पाओगे। उसके बाद समास भेदा। समास कितने प्रकार के हैं? तत्पुरुष, बहुब्रीहि, द्वंद्व, अव्ययीभाव। मुख्यतः समास ये चार प्रकार के हैं, तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास, द्वंद्व समास, अव्ययीभाव समास। तत्पुरुष समास जो है वो तीन भाग में विभक्त किया गया है, कर्मधारय, द्विगु और नय समास। हम एक एक करके भी पढ़ेंगे। सबसे पहले तत्पुरुष समास। तत्पुरुष चार भाग में, वहां पे हम देख रहे थे ना तीन भाग में, मतलब पहला जो है वो मेन तत्पुरुष समास है, सिर्फ तत्पुरुष समास, तो उसी को ही सामान्य तत्पुरुष कहते हैं। सामान्य, कर्मधारय, द्विगु, नय समास। जो सामान्य है वो खुद तत्पुरुष समास है। जैसे कि तत्पुरुष मतलब सामान्य, जो पहला वाला समास है तत्पुरुष समास। प्रायः उत्तर पद प्रधान तत्पुरुष, प्रायतः उत्तर पद जो प्रधान होता है वो तत्पुरुष समास होता है। जैसे कि समास से श्रेयमाणम पूर्व पदम विग्रहावस्थायां विभक्ति अंतम भवति। समास में श्रेयमान जो पूर्व पद होता है जब हम उसको विग्रह कर देते हैं, विग्रह मतलब क्या है ना, समास के अर्थ को समझने के लिए जो वाक्य बनाते हैं उसको विग्रह कहते हैं ना। तो जब हम विग्रह कर देते हैं तब
पूर्व पद, जो पूर्व पद होता है उसका मतलब पहले सुनाया जाने वाला जो पद होता है वो पद में विभक्ति लग जाता है। समासे श्रियमाणं पूर्व पदम विग्रहावस्थायां विभक्ति अंतम भवति, उसमें विभक्ति अंत होता है। विभक्ति मतलब जैसे कि बालकः बालको बालकः बालकम बालको बालकानि, सब विभक्ति है ना। इसी प्रकार 7 विभक्ति है तो कौन किसी ना किसी विभक्ति में ये अंत होता है पूर्व पद। और यथा कृष्णाश्रितः, कृष्णाश्रितः, अगर हम इसको विग्रह करेंगे तो कृष्णम आश्रितः, कृष्णम आश्रितः, कृष्णम पूर्व पद है, आश्रित उत्तर पद है। कृष्णम में विभक्ति है, कृष्णम जैसे कि बालकम, कृष्णम द्वितीय विभक्ति है। इसलिए समास श्रेयमाणं पूर्व पदम विग्रह अवस्थायां विभक्ति अंतम भवति। अगर समास को हम विग्रह करेंगे तो पूर्व पद जो है कृष्णम, इसमें विभक्ति लगेगा। ये द्वितीय तत्पुरुष समास है। उसके बाद पितृ सदृश, मतलब पित्रा सदृश, पिता के जैसा, तृतीय तत्पुरुष समास है। पित्रा शब्द जो है वो पितृ शब्द का तृतीय विभक्ति है, इसलिए तृतीय तत्पुरुष समास है। दान पात्रम, दानाय पात्रम चतुर्थी तत्पुरुष समास है। दानाय शब्द जो है वो चतुर्थी व्यक्ति है। फिर जल जातम, जलात जातम, जल से जात होने वाला पंचमी तत्पुरुष है। जलात पंचमी विभक्ति है तो पूर्व पद में विभक्ति लग रहा है और जो विभक्ति रहेगा वही तत्पुरुष समास होगा। जैसे कि अगर पूर्व पद पंचम व्यक्ति में है तो पंचमी तत्पुरुष समास, अगर पूर्व पद चतुर्थी व्यक्ति में है तो चतुर्थी तत्पुरुष समास। विद्यालयः, विद्यायाः, आलयः षष्ठी तत्पुरुष समास। नरोत्तमः, नरेषु उत्तमः सप्तमी तत्पुरुष। नरेषु उत्तमः, नरों में श्रेष्ठ, नरोत्तमः तो सब नरेषु जो शब्द है ये सप्तम व्यक्ति में है। तो इसी प्रकार तत्पुरुष समास का हमने बहुत सारे उदाहरण देखा। अब हम और कुछ उदाहरण देखते हैं। राजदूतः, देखो बच्चों, राजदूतः, राज्ञः दूतः, राजा के दूत जो होते हैं, दूत मतलब होता है मैसेंजर, जो हमारे मैसेज पहुंचाने वाले होते हैं, दूत होते हैं वो, उसे कहते हैं राजदूतः। तो राज्ञः दूतः, राजा के दूत, राजदूत, तो राज्ञः दूतः, राजदूतः। यहाँ पे देखो राजा बैठे, यहाँ पे एक दूत कुछ समाचार कुछ मैसेज सुना रहा है। उसके बाद आकाश पतितः, अगर हम उसको विग्रह करेंगे आकाशात पतितः, आकाश से गिरा हुआ, आकाशात पतितः, आकाश पतितः, ये होगा पंचमी तत्पुरुष समास। अभी हम इसका कुछ अभ्यास कर लेते हैं। ग्रामगतः, सुख प्राप्तः, ग्रामगतः का समास क्या होगा? सुख प्राप्तः, मास पूर्वः, रक्षा पुरुषः, आकाश पतितः, राजदूतः, नरोत्तमः। इसका समास क्या क्या होगा आप बताओ। ग्रामगतः, ग्रामगतः होगा ग्रामं गतः, ग्रामं गतः तत्पुरुष समास। सुख प्राप्तः, सुखम प्राप्तः, सुखम सुख को पाना, सुखम प्राप्तः, सुख प्राप्त तत्पुरुष समास। मास पूर्वः, मासेन पूर्वः तृतीय तत्पुरुष होगा ये। रक्षा पुरुष, रक्षा ये ही पुरुषः, रक्षा के लिए पुरुष, तो यहाँ पर रक्षा ये ही पुरुषः मतलब जिसे कहते हैं बॉडीगार्ड जैसा होता है। आकाश पतितः, आकाशात पतितः, भूमि आकाश से गिरा हुआ। उसके बाद राजदूतः, राज्ञः दूतः, नरोत्तमः, नरेषु उत्तमः। तो इसी प्रकार हमने तत्पुरुष समास का कुछ अभ्यास भी किया है। उसके बाद हम देखेंगे कर्मधारय समास। कर्मधारय किसे कहते हैं? न तत्पुरुषः समानाधिकरणः कर्मधारय, तत्पुरुष के समान अधिकरण को कर्मधारय कहते हैं। विग्रह वाक्ये पदद्वयमपि समान विभक्ति अंतम भवति। समानाधिकरण मतलब होता है कि जैसे कि विशेष्य और विशेषण होता है,
विशेष्य जिस विभक्ति, जिस वचन, जिस लिंग में है, विशेषण पद भी उसी विभक्ति, उसी वचन और उसी लिंग में होना को समानाधिकरण कहते हैं। विग्रह वाक्य जब हम करते हैं एक समास को, वहां पर पदद्वयम जो दो पद होता है वो समान विभक्ति अंतम भवति। हमने पहले क्या देखा था पुरुष में कि पूर्व पद में विभक्ति लगता है, पर कर्मधारय में दोनों पद समान विभक्ति रहता है। जैसे कि उदाहरण हम देखेंगे अभी, पहले समझ लेते हैं इसे क्या कहते हैं। कर्मधारय समास से पूर्व उत्तर पदयोः मध्ये विशेष्य विशेषण संबंध भवति। पूर्व पद और उत्तर पद दोनों में विशेष्य विशेषण का संबंध रहता है। जैसे कि नीलमेघः यथा नीलमेघः नीलो मेघः। नीलमेघ, नील मतलब होता है ब्लू, मेघ मतलब होता है जो मेघ होता है, ऊपर बादल रहता है, मेघ रहता है, तो नीलमेघ मतलब नील रंग के मेघ। तो यहाँ पर शीतोष्णम, शीतम उष्णम, शीतोष्णम, शीत भी है और उष्ण भी है, शीतोष्णम। तो यहाँ पर घनश्यामः, घन इव श्याम, घनश्यामः, यहाँ पर विसर्ग होगा, घन इव श्यामः, घनश्यामः, घन के जैसा, घन मतलब होता है काले रंग के जैसा, बहुत ही घना, श्याम रंग मतलब काला रंग होता है, घन इव श्यामः, घनश्यामः। तो यहाँ पर ये जो सब पूर्व पद और उत्तर पद है, इनमें विशेष्य विशेषण का संबंध है। मेघ है, मेघ किस तरह दिख रहा है ना, नील रंग का दिख रहा है, तो इसलिए नीलो मेघ, नीलो मेघ, इसको अगर हम विग्रह करेंगे तो एक में विशेष्य और एक में विशेषण। नील जो है विशेषण है, मेघ जो है विशेष्य है। तो इसी प्रकार कर्मधारय समास में पूर्व पद और उत्तर पद में विशेष्य विशेषण का संबंध रहता है। और हम देखेंगे जैसे कि नीलाकाशम, नीलम आकाशम, यहाँ पे देखो नीलम आकाशम दोनों में समान विभक्ति है, नीलम आकाशम, और दोनों में विशेष्य विशेषण भाव है। विशेष्य मतलब होता है नाउन, विशेषण मतलब होता है एडजेक्टिव। तो यहाँ पर आकाश जो है वो नाउन है, संज्ञा है, विशेष्य है। किस तरह का दिख रहा है आकाश ना, नीलम, ये हुआ विशेषण एडजेक्टिव। तो इसके बाद हम देखेंगे और एक उदाहरण, नरसिंह, नर इव सिंह, नरसिंह, नर के जैसा सिंह, नर इव सिंह, इंसान के जैसा एक शेर। तो नरसिंह जो अवतार लिए थे भगवान विष्णु ने, तो नरसिंह अगर विग्रह करेंगे तो नर इव सिंह, नरसिंह, ये कर्मधारय समास है, क्योंकि यहाँ पे विशेषण और विशेष्य भाव है। उसके बाद अभ्यास करेंगे कुछ, महाराजा, महाराज, कृष्ण सर्प, नीलोत्पलम, मुखचंद्र, महादेव, प्रिय सखः, महापुरुषः। इसको अगर हम विग्रह करेंगे तो किस तरह होगा, महान च असौ राजा, जो राजा महान है वो महाराजा है। तो यहाँ पर राजा किस तरह का राजा है, कैसा राजा है ना, महान राजा है। तो इसलिए राजा के बारे में हमें विशेषता बता रहा है कौन सा शब्द, महान, इसलिए विशेष्य विशेषण संबंध हो गया यहाँ पे, और ये हुआ कर्मधारय समास। कृष्ण सर्प, कृष्ण च असौ सर्प, जो सांप है वो किस रंग का है ना, सांप, ये जो सांप है ये कृष्ण रंग का है, कृष्ण मतलब काले रंग का है, इसलिए होगा कृष्ण सर्प जो है ये कर्मधारय समास है। नेक्स्ट है नीलोत्पलम, नीलम च तत् उत्पलम, नीला रंग मतलब होता है नीला रंग के, उत्पल मतलब होता है कमल। तो यहाँ पर नीला रंग का जो उत्पल है ये नीलोत्पलम है, इसलिए नीलोत्पलम जो हुआ वो कर्मधारय समास हुआ। उसके बाद मुखचंद्र, मुखम इव चंद्र, मुखचंद्र मतलब जो चेहरा है वो चांद के जैसा है ना, तो इसलिए विशेष्य विशेषण संबंध है, ये कर्मधारय समास है। महादेव, महान च असौ देवः, महान देवों में जो महान है वो महादेव है। प्रिय सख, प्रियश्च असौ सखा, प्रिय सख। महापुरुष, महान च असौ पुरुष, महापुरुष, ये भी कर्मधारय समास है। उसके बाद हम देखेंगे द्विगु समासः, तद्धितार्थ उत्तरपदः
समाहारः संख्या पूर्वश्च द्विगुः। मतलब द्विगु समास से पूर्व पदम संख्यावाचकम एवं भवति। द्विगु समास में जो पूर्व पद होता है, जब हम समास को विग्रह करते हैं तो पूर्व पद जो होता है वो क्या होता है ना, वो संख्यावाचक होता है। जैसे कि त्रिलोकी, त्रयाणाम लोकानाम समाहार त्रिलोकी, तीन लोकों के समाहार, उसको त्रिलोकी कहते हैं। यहाँ पर जो पूर्व पद है वो संख्या है, त्रयाणाम तीन, इसलिए संख्यावाचक जो होगा पूर्व पद, इसको द्विगु समास कहते हैं। षण्णाम मातृणाम अपत्यम षण्मातुरः, जो 6 माह के जो बच्चे होते हैं, मतलब जो बच्चे का 6 माह होते हैं और 6 माहों से वो प्यार पाता है, उसको कहते हैं षण्मातुरम अपत्यम, षण्णाम मातृणाम अपत्यम षण्मातुरः। किंतु संख्या पूर्व सर्वेपि न द्विगु, किंतु हर जगह पे जहाँ पे पूर्व में संख्या होगा पूर्व पद में, वो द्विगु समास नहीं होगा। यथा द्वौ च दश च द्वादशः, 2 और 10 मिलकर द्वादश जो होता है ये द्वंद्व समास है, ये द्विगु समास नहीं है, क्योंकि यहाँ पे च है। द्वौ च दश च, 2 और 10, यहाँ पे दोनों पद प्रधान है, 2 भी प्रधान है 10 भी प्रधान है, 2 और 10 दोनों को मिलाकर ही द्वादश होगा, इसलिए ये क्या है, द्वंद्व समास है। त्रिनेत्रम त्रयाणाम नेत्राणाम समाहारः त्रिनेत्रम, 3 नेत्रों के समाहार को त्रिनेत्र कहते हैं। देखो यहाँ पे 3 नेत्र है, तो 3 नेत्रों के समाहार को द्विगु समास कहते हैं। अभ्यास सप्ताह त्रिभुवनम त्रिरात्रम सप्तर्षयः द्वे मातुरः द्वयंगुलम, इसका विग्रह होगा। सप्ताह किसे कहते हैं ना, सप्ताहनाम अहनाम समाहार, 7 दिनों के समाहार। अहना मतलब होता है दिन, जैसे कहते हो ना मध्याह्न अपराह्न, तो दिन के मध्य भाग को मध्याह्न कहते हैं। तो सप्ताहनाम अहनाम समाहार, 7 दिनों के समाहार को क्या कहते हैं, सप्ताह। इसलिए सप्ताहनाम पहले 7 है, संख्यावाचक है, इसलिए समाहार है द्विगु समास। उसके बाद त्रिभुवनम, त्रयाणाम भुवनानाम समाहार त्रिभुवनम। उसके बाद त्रिरात्रम, त्रिसॄणाम रात्रिणाम समाहार त्रिरात्रम। सप्तर्षयः, सप्त च ते ऋषयः, 7 ऋषियों के समाहार को सप्तर्षयः कहते हैं। आसमान में सप्तर्षि मंडल दिखते हैं ना, तो ये सप्तर्षि मंडल मतलब 7 ऋषियों के समाहार सप्तर्षयः। द्वे मातुरः, द्वयोः मातृः अपत्यम पुमान्, जो पुत्र 2 माओं के बेटा हो उसको कहते हैं द्वे मातुरः। मतलब होता है जैसे कि कृष्ण का जन्म कहाँ हुआ था, देवकी के पास, देवकी के कोख से हुआ था, पर उनका पालन पोषण माता यशोदा ने किया था, तो वो क्या हो गया, द्वे मातुरः, द्वयोः मातृः अपत्यम पुमान्। उसके बाद द्वयंगुलम, द्वयोः अंगुलयोः समाहार, 2 उंगलियों के समाहार को क्या कहते हैं ना, द्वयंगुलम। उसके बाद नय प्रवृत्ति, जो नय समास है, नय समास में भी वो 4 प्रकार का है। नय समास, कुसमास, प्रादि समास, उपपद समास। पहले देखते हैं नय समास किसे कहते हैं। नय न सुबंते न समस्यते, अधर्मः न धर्मः, जिसका शुरुआत न से होता है। अगर हम विग्रह करेंगे तो जिसका जो पूर्व पद होता है वो न से होता है, मतलब जो शब्द है उसका मान लो कि ऑपोजिट वर्ड होता है, नए समास में उसका ऑपोजिट हो जाता है। जैसे कि अधर्म, धर्म जो है, धर्म आपको पता ही होगा, धर्म को नहीं होना, जहाँ पे धर्म नहीं है तो क्या हुआ, वो अधर्म हुआ। तो अधर्म मतलब क्या है, न धर्म, जहाँ पर धर्म नहीं है, न मतलब नहीं है, नेगेटिव। उसके बाद अनुदरम, अल्पम उदरम, देखो उदरम मतलब होता है पेट, हर जगह में नहीं है का प्रयोग नहीं हो सकता। जिसके पास पेट नहीं है वो अनुदर ऐसा तो नहीं हो सकता, पेट तो होगा ही, अगर इंसान है या फिर कोई जानवर है पेट तो होगा ही।
अनुदरम मतलब यहाँ पर क्या होगा, अल्पम उदरम। अल्पम मतलब पेट तो है पर बहुत कम है, छोटा सा पेट है, इसलिए अनुदरम, अल्पम उदरम। असुराः सुर विरोधिनः। सुर मतलब होता है मानव, उनके जो विरोध है, उनके जो ऑपोजिट में होते हैं, उनके जो अगेंस्ट में होते हैं, उसको क्या कहते हैं, असुरः। सुरो विरोधिनः, इंसान के विरोध में रहते हैं राक्षस, असुरः। उसके बाद अब्राह्मणः न ब्राह्मण, ब्राह्मण नहीं है, जो ब्राह्मण नहीं है वो अब्राह्मण है। अनस्वः न अश्वः, जो अश्व नहीं है। अविघ्नः न विघ्न, अविघ्न मतलब जहाँ पे विघ्न नहीं है वो अविघ्न है। अविवाद, जहाँ पे विवाद नहीं है वो अविवाद है, न विवाद। अनागमनम न आगमनम, जहाँ पर नहीं आना होता है। अनुपलब्धि न उपलब्धि, उपलब्धि होना मतलब मिल जाना, आसानी से मिल जाना, उपलब्ध होना। न अनुपलब्धि मतलब नहीं होना वहां पर। असंदेह न संदेह, जहाँ पर संदेह नहीं है वो असंदेह है। तो इसलिए नया समास जो है वो नास्ति सूचक होता है, मतलब नहीं होना। अविघ्न विघ्न नहीं है, अविवाद विवाद नहीं है। पहले तो इसमें अ रहता है, पर इसको अगर हम विग्रह करेंगे तो ये किसी जगह में न होता है या किसी जगह में अल्प होता है, किसी जगह में विरोध भाव को प्रकट करता है, तो इसलिए नया समास हो गया ये। उसके बाद कुसमास। कुसमास किसे कहते हैं ना, कु शब्द सुबंतेन नित्यम समस्यते। कु शब्द जो है वो सुबंत के साथ समास होता है, जैसे कि कुपुरुषः कुश्चितः पुरुषः। कुश्चितः पुरुष, जो पुरुष सही नहीं है, कुश्चित है मतलब जिससे तिरस्कार किया जाता है, जो उसका व्यवहार सही नहीं है, उसको कहते हैं कुश्चितः पुरुषः। कदर्नम कुत्सितम अर्णम कदर्णम। कदस्वः कुश्चितः अश्वः कदस्वः। उसके बाद प्रादि समास। प्रादि समास किसे कहते हैं ना, प्रादयः शब्दांतरेण नित्यम समस्यते। प्रादयः मतलब प्र परा अप सम इत्यादि जो द्वाविंशति उपसर्ग हैं, 22 उपसर्ग हैं, प्र परा अपसम अनु अब निस निर, ये सब जो 22 उपसर्ग हैं, उसका जो अंत, अगर अंत में उपसर्ग रहता है या प्रारंभ में उपसर्ग रहता है तो वो क्या होता है ना, प्रादि समास होता है। जैसे कि सुपुरुषः, सु भी एक उपसर्ग है, पुरुष एक शब्द है, अगर सु लगा देंगे तो कैसा पुरुष ना, शोभनः पुरुषः, बहुत ही सुंदर पुरुष, अच्छा पुरुष, तो उसको सुपुरुषः कहते हैं। उपसर्ग लगने के बाद शब्दों के अर्थ बदल जाते हैं, तो इसलिए पुरुष तो सामान्य सा पुरुष था, पर जैसे ही उसके पीछे हमने सु लगा दिया तो क्या हो गया, शोभनः पुरुषः सुपुरुषः। उसके बाद सुजनः शोभनः जनः सुजनः। प्राचार्यः प्रगतः आचार्यः प्राचार्यः, मतलब आचार्यों में जो श्रेष्ठ होते हैं, जो उनके उच्च पदाधिकारी होते हैं, उनको क्या कहते हैं, प्राचार्यः। अभिमुखः अभिगतः मुखम अभिमुखम। प्रत्यक्षः प्रतिगतम गतः अक्ष्यम इंद्रियम। प्रत्यक्षम मतलब अपने इंद्रियों के सामने जो हम देखते हैं, इसको कहते हैं प्रत्यक्षः। अभिमुखम अभिगतः मुखम। उसके बाद उपपद समासः। उपपदम सुबंतम शब्द रूपेण नित्यम समस्यते। उपपदम नाम काचन संज्ञा, उपपद नाम होता है कोई एक संज्ञा, जैसे कि कुंभकारः कुंभम करोति इति कुंभकार, जो कुंभ को बनाता है उसको कहते हैं कुंभकार। प्रियम वदः प्रियम वदति इति प्रियवद। उपपद समास में हमेशा ध्यान रखना, यहाँ पे क्रियापद भी होता है, जैसे कि करोति क्रिय धातु क्रियापद है, करना काम करना। वदति वद धातु क्रियापद है, बोलना। तो उपपद सब समास में क्या होता है ना, क्रियापद और कर्तृपद सब मिलकर होता है। जैसे कि फिर है शास्त्रकारः शास्त्रम करोति इति, जो शास्त्र को निर्माण करते हैं, शास्त्र को बनाते हैं, वो शास्त्रकार होते हैं। निशाकरः निशाम करोति इति, जो रात्रि का निर्माण करते हैं, रात बनाते हैं, उसको निशाकर होता है। रात में जो प्रधान होते हैं, रात में जो कर मतलब होता है अपने किरण प्रदान करते हैं, तो उसको कहते हैं निशाकरः।
जैसे कि यहाँ पर एक कुंभ बनाया जा रहा है। कुंभ मतलब होता है जो मटका वगैरह होता है। तो कुंभकरः कुंभम करोति इति कुंभकर। तो हमेशा याद रखना उपपद समास में क्रियापद होता है, करोति, वदति, करोति, ये सब रहता है।